हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज़ दी जा रही है। ये हम लोग परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ दे रहे हैं जो कि हमारी 10th और 12th क्लास के लिए है और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है। अभी इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम का। और ये परीक्षा बोर्ड आपकी 2023 वाले सेशन की, ठीक है, जो 2023 में पेपर होगा। 2023 के 10वीं क्लास के सारे पेपर 75 मार्क्स के होंगे और इन 75 मार्क्स में से आपके 30 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस वीडियो में परीक्षा बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव हमने कवर किए हैं, चाहे वो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हों, चाहे मैच द कॉलम हो, चाहे वन वर्ड वाले हों, वो सारे क्वेश्चन हमने क्या किए, कवर किए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और 2-3 बार देखना, जिससे कि आपको ये क्या हो जाए, याद हो जाए। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एक बार देख लो तो फिर तुरंत मत देखना, फिर 3-4 दिन बाद देखना, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कम किया गया पाठ्यक्रम। तो जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसमें से कुछ चैप्टर कम किए हैं, जैसे भूगोल में से अध्याय 1 अध्याय 2 कम कर दिया है, ठीक है, पूरा नहीं किया, कुछ कुछ टॉपिक कम किए हैं। अध्याय 4 में से ये पेज नंबर 47 का वैश्वीकरण कम कर दिया। अध्याय 6 में से भी कम कर दिया है। और फिर इधर सेकंड चैप्टर में से हमारा सेकंड जो बुक है हमारी राजनीति विज्ञान, इसमें अध्याय 3 पूरा कर दिया है। अध्याय 5 अध्याय 8 ये पूरा हटा दिया। अध्याय 4 को 46 48 और 49 में केवल डायग्राम हटा दिए। ऐसे अर्थशास्त्र का भी इसमें क्या कर दिया है, उपभोक्ता अधिकार, इस अध्याय इसको भी हटा दिया है, लेकिन इसको क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पर ये केवल किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे तो ये जो आपको पीडीएफ है इसकी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ये और इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और साथ में ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। वेबसाइट के लिए आप गूगल पे बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करोगे तो आप गूगल पे पहुंच जाओगे और ये हमारी वेबसाइट की लिंक है balastcc.in। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो आपको नीचे आना है और ये 9th क्लास के सब्जेक्ट हैं, ये 10th के हैं, ये 11th के हैं, ये 12th के हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों हैं। तो जो भी आपको चाहिए हो आप यहाँ से आकर के पिक कर सकते हैं। साथ में यहीं पर आपकी टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, तो यहाँ से भी आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जा सकते हो। बलास्ट कोचिंग क्लासेस का जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उस पर 10.5 के सब्सक्राइबर हैं अभी, इसको आपको इंक्रीज़ करना है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ये वीडियो देखने से पहले आपको 10th क्लास परीक्षा बोर्ड 2023 का हमने एक प्लेलिस्ट बना करके रखी है, जिसमें हमने 2 और दे दिए, बाकी के कुछ दिनों बाद आपको सारी मिल जाएंगी। तो ये प्लेलिस्ट में से आपको सारे सब्जेक्टों का देख लेना है, ऐसी सारे सब्जेक्टों के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा सोशल साइंस का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे केवल। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा, सही विकल्प चुनिए, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो इस टाइम पे फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16। दूसरा है टाइथ किस प्रकार का कर था। तो जो टाइथ है वो हमारा कैसा कर है, तो ये उपज के लिए कर था। तीसरा हमारा प्रथम स्टेट कौन थे। तो जो प्रथम स्टेट है वो कौन थे, तो जो पादरी वर्ग था वो कौन से थे, प्रथम स्टेट में आते थे। चौथा है टैली क्या है। तो टैली हमारा क्या है, तो ये हमारा एक भूमि कर था, इसको हम टैली बोलते हैं। पांचवा है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, मैथ्सिनी ने। छठवां हमारा फेडरिक सरियू कलाकार थे। तो फेडरिक सरियू किसके कलाकार, फेडरिक सरियू कहाँ के कलाकार थे, फ्रांस के। सातवां प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो ये कब हुआ था, 1914 में। इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला हमारा सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक थे, तो ये किसने लिखी है, रूसो ने। दूसरा है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना ने की थी। तो बैंक ऑफ फ्रांस की किसने की, नेपोलियन ने की थी। तीसरा है जर्मनी का एकीकरण युद्ध के बाद पूरा हुआ। तो ये फ्रांस और पिरसा के युद्ध के बाद पूरा हुआ। चौथा है जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर को बनाया गया। तो किसको बनाया गया, बिस्मार्क को। पांचवा है फ्रांस की क्रांति का उग्रदूत को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, रूसो को। छठवां है फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सरियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो कितने चित्रों की बनाई, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसके बाद में अगला है मैच द कॉलम यानी सही जोड़ी। तो पहला है द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ये हमारा किसको मैच करेगा, मॉन्टेस्क्यू को। दूसरा है फ्रांस और पिरसा का युद्ध। तो ये कब हुआ था, 1870 ईस्वी में। तीसरा इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 में। ये 1817 और इसके एक साल बाद एकीकरण।
नेक्स्ट है चौथा फ्रेडरिक हीगेल। तो फ्रेडरिक हीगेल ये कौन थे? जर्मन के एक दार्शनिक थे। और पांचवा है कैबूर की मृत्यु, तो ये कब हुई? 1861 में हुई। उसके बाद में अगला है सत्य असत्य बताइए। तो पहला है वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के मैटरनिख ने की थी, तो ये क्या है? सत्य। दूसरा है फ्रांस की क्रांति के बाद नापतौल के मीटर प्रणाली लागू की गई, तो ये कैसा है? असत्य है। तीसरा है जर्मनी के एकीकरण में ज्यूसेपी मैक्सिने ने सबसे बड़ा योगदान दिया, तो ये कैसा है? असत्य है। चौथा है हमारा यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 ईस्वी में हुआ, तो ये कैसा है? सत्य है। पांचवा है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना कैबून ने की थी, तो ये कैसा है? असत्य है। इसके बाद में अगला एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे, ये किसका था? वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा हमारा नेपोलियन ने कितने राज्यों का जर्मन संघ स्थापित किया था? तो नेपोलियन ने किनका किया था? उन राज्यों का जर्मन संघ स्थापित किया था। कितने का किया था? 3 का किया था। नेक्स्ट है निर्जाजीत शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका शब्द का अर्थ क्या है? एक साझा नस्ली जनजाति या संस्कृति पृष्ठभूमि है जिसका कोई समुदाय और अपनी पहचान नहीं थी। चौथा है रूढ़िवाद से क्या तात्पर्य है? तो रूढ़िवाद क्या है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरागत स्थानिक यानी पौराणिक परंपराओं और रिवाजों को बल देता है, यानी वो पिछले की जितनी भी चीज़ें उन्हीं को क्या करते हैं? मानते रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी। मतलब जो पूर्वज बना करके गए हैं, जो रीति अवधारणा उन्हीं के आधार पर चलते रहते हैं। पांचवा जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? तो जर्मन पंचांग या तिथि क्रम का मुख्य पृष्ठ 1798 ईस्वी में पत्रकार एड्रिया रेबमान ने डिजाइन किया था, और रेबमान जर्मन के जैकोबिन गुट का सदस्य था। उसके बाद में अगला है हमारा सेकंड चैप्टर। तो सेकंड है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद में हम कौन सा देखने वाले हैं? भारत में राष्ट्रवाद। पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए, और जिसमें सबसे पहला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा कब शुरू हुआ? तो ये है अगस्त 1942। दूसरा रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट हमारा क्या था? राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाता था, तो इनके लिए कोई सुनवाई वगैरह ऐसी नहीं होती थी, तो वो हमारा क्या था? रोलेट एक्ट था। तीसरा है भारतीय मजदूरों द्वारा पहली राजनीतिक हड़ताल कब की गई? तो ये पहली राजनीतिक हड़ताल कब की गई? 25 जून 1908 ईस्वी में। चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट हमारा पांचवा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुए? तो असहयोग और खिलाफत कब शुरू हुआ? 1920 में। छठवां हमारा डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलित के लिए कौन सा संगठन कायम किया? तो इन्होंने कौन सा किया था? दलित वर्ग एसोसिएशन। सातवां है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। आठवां है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो इन्होंने कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। 10वां है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो इनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो ये था चंपारण आंदोलन। 11वां है जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी? जनरल ओडायर ने। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 12वां ये शब्द किसने कहे कि छुआछूत को समाप्त किए बिना में 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है? तो ये शब्द किसने कहे थे? ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। 13वां हमारा साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? तो साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। 14 गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो खेड़ा जिले में ही इन्होंने क्यों की थी? तो लगान वसूली में ढील देने के लिए। 15 है किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था? तो ये किसके नेतृत्व में किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू व बाबा रामनंद की उपस्थिति में। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कानून तोड़ना किया था, तो ये कब से? नमक कानून तोड़कर किया था। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जनवरी में लौटे, तो ये कौन सी जनवरी? 1915 ईस्वी की जनवरी में भारत लौट आए थे। तीसरा 1928 ईस्वी के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन हुआ, तो 1928 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कौन सा? बारदोली किसान आंदोलन हुआ। चौथा दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके सहयोगी भी साथ में थे, तो उनके कौन से? 78 सहयोगी भी साथ में थे।
5वां फरवरी 1922 की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो 1922 में कौन सी घटना घटी थी? चौरा चौरी घटना घटी थी, जिसमें मतलब एक स्टेशन को आग लगा दी थी, पुलिस स्टेशन को। तो उसके बाद में वापस ले लिया था। छठवां है हमारा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। तो इन्होंने कब की थी? 1932 में। 7वां है, पंडित नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। तो ये कौन से अधिवेशन में किया था? लाहौर के अधिवेशन में। उसके बाद में अगला है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला है जलियांवाला बाग। तो ये किसको मैच करेगा? जनरल उडायर को, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था। दूसरा है, भारत माता की पहली तस्वीर बनाई। तो ये किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तीसरा है, बंगाल का विभाजन। तो ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। चौथा है, गांधी जी के राजनैतिक गुरु। तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु किसको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। पांचवा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही। तो ये कौन था? विनोबा भावे। छठवां है, हिंद स्वराज। तो ये किसने दिया? गांधी जी ने। अगला हमारा, सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है, खां अब्दुल गफ्फार खान की सीमांत गांधी कहा जाता है। तो ये सत्य है। दूसरा है, उदारवाद का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सबको सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ऐसा सत्य है, क्योंकि सबको सोचने की इसमें स्वतंत्रता है। तीसरा है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। तो ये सत्य है। चौथा है, पूना एक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो ये भी सत्य है। पांचवा है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 ईस्वी में हुआ। तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अपनी किस प्रसिद्धि पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों सहयोगों में से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है? तो ये किस में कहा था? तो हिंद स्वराज नामक उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये सब कहा था। दूसरा है, बंगाल का विभाजन कब एवं किसके शासनकाल में हुआ? तो सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। तीसरा है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में सरदार सोहन सिंह और लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी। चौथा है, लाला लाजपत राय की दैनिक पत्रिका का नाम क्या था? वह किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो लाला लाजपत राय की दैनिक पत्रिका का नाम पंजाबी था और वह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई। पांचवा है, भारत में होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखो। तो भारत में होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेता, एक तिलक थे यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट थे। फिर उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख अली बंधु नेताओं के नाम क्या थे? तो एक मोहम्मद अली और एक मौलाना शौकत अली। ठीक है, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक शौकत अली जिन्ना, ये थे। नेक्स्ट है, उसके बाद में हमारा सेवंथ, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है आठवां, 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता था? तो इसको मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर। तो तीसरा है, भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आई हैं? तो ये मूलतः किन देशों से आई हैं? अमेरिका से। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा? तो ये कौन सी बीमारी थी? रिंडरपेस्ट। तीसरा है, 18वीं सदी तक निम्नलिखित में से किन देशों को सबसे धनी देशों में गिना जाता था? तो ये किन देशों को गिना जाता था? भारत और चीन को। उसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? तो कैनान कॉलोनी किसे कहा जाता था? नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को क्या कहा जाता था? कैनाल कॉलोनी कहा जाता था। पांचवा, साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का किस समझौते के तहत बंटवारा किया? तो किस समझौते के तहत किया था? 1885 के बर्लिन समझौते की तहत किया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां, चटनी म्यूजिक कहाँ लोकप्रिय था? तो ये कहाँ पे लोकप्रिय था? त्रिनिदाद और गुयाना में। सातवां, आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो आर्थिक मंदी का सबसे बुरा किस पर पड़ा? अमेरिका पे। आठवां, जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो ये कौन सा था? कीटाणु। और नाइन्थ है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये किसकी की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1820 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में गुना वृद्धि हुई। तो ये कितना हुई, 25 से 40 गुना व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ने थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो ये कौन से मार्ग थे, जो रेशम के मार्ग थे वो एशिया के विशाल क्षेत्रों को तो आपस में जोड़ते ही थे, साथ में उत्तरी अफ्रीका और यूरोप को भी जोड़ते थे। तीसरा है, अमेरिका की खोज ने की। तो अमेरिका की खोज किसने की, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। चौथा है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत वर्ष में हुई। तो किस वर्ष में हुई, 1929 ईस्वी में। पांचवा है, भारत के ज़्यादातर अनुबंध मजदूर राज्यों में विदेशों में जाते थे, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के। छठवां है, उद्योगपति ने 1920वीं के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया। तो कौन से उद्योगपति, हेनरी फोर्ड उद्योगपति ने 1920 के दशक में लागत कम करने का निर्णय लिया। उसके बाद में अगला है, सही जोड़ी और मिलान कीजिए। तो पहला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो कब हुई थी, 1995 ईस्वी में। दूसरा है, गैट यानी GATT की स्थापना, तो ये कब हुई, 1947 ईस्वी में। तीसरा है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत, तो ये कब हुई, 1929 ईस्वी में। चौथा है, ट्रांसवाल के सोने के खान की खोज, तो ये कब हुई थी, तो नहीं, ट्रांसवाल के सोने की खान की खोज तो ये किससे मिलेगा, स्टैनली। और फिर उसके बाद में पांचवा, सूत काटने की मशीन का आविष्कार, तो ये किसने किया था, हॉर्नग्रीव्स। नेक्स्ट है, रिंडर पेस्ट था, तो रिंडर पेस्ट एक क्या था, पशु रोग था। उसके बाद में नेक्स्ट है, सत्य सत्य लिखिए। तो पहला है हमारा, कॉर्न लॉ कानून अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। तो ये क्या है, कॉर्न लॉ के तहत ही मक्का पे क्या लगा दी थी, पाबंदी, क्योंकि कॉर्न का हिंदी में मतलब क्या होता है, मक्का। तो ये सत्य है। दूसरा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1945 ईस्वी में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। तो ये असत्य है। तीसरा है, राम नरेश सरवंश शिव नारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो ये सत्य है। चौथा है, साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा 1885 ईस्वी में बर्लिन समझौते के तहत किया था। ये भी सत्य है। पांचवा है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी को हुई। तो ये भी सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा, 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ किस रूप में इस्तेमाल की जाती, तो किसमें, पैसे या मुद्रा के रूप में। दूसरा, अमेरिका महाद्वीप से यूरोप और एशिया तक पहुंचने वाले किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं, आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर। तीसरा है, पेरू और मेक्सिको की खादानों से किस धातु का उत्पादन ने यूरोप की धन संपदा को बढ़ाया, तो किसने बढ़ाया, चांदी। चौथा है, 1800 ईस्वी के आसपास सूती कपड़े के निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत योगदान था, तो कितना था, लगभग 30%। पांचवा, 1890 ईस्वी के दशक तक कौन सा राष्ट्र औपनिवेश ताकत के रूप में उभरा, तो कौन उभरा, अमेरिका। उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा चौथा, औद्योगिकीकरण का योग। और इस वीडियो को आपको 3-4 बार ज़रूर देख लेना है, जिससे कि आपको याद हो जाए। और इसको जब देखा करो जब आप कोई दूसरा काम कर रहे हो और पढ़ नहीं सकते हो, जैसे खाना खा रहे या खाना बना कर रहे, ऐसे टाइम पे मतलब अलग अलग, कि मोबाइल में हैंड फ्री लगाई और फिर बस इसको आराम से सुन रहे हैं, ताकि हमको सुनते सुनते याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चौथा, औद्योगिकीकरण का युग। तो इसमें पहला है हमारा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो ये सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, इंग्लैंड में। दूसरा है हमारा, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला, तो जो बम्बई है उसमें पहला कपड़ा मिल कब खुला, 1854 में। तीसरा, 1934 के सनलाइट सावन के कैलेंडर पर किस भगवान की फोटो छपी थी, तो किस भगवान की छपी थी, विष्णु भगवान की। चौथा, 1930 से 1940 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताइए, तो इनके यूनियन कार्यकर्ता का क्या नाम था, भाई भोसले। पांचवा है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो ये रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो ये की थी रिचर्ड आर्कराइट ने। छठवां है, इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थी, तो ये किससे चिढ़ती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिनिंग जेनी। उसके बाद में सातवां है, कलकत्ता में किस पूंजीपति द्वारा पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की, तो किस पूंजीपति ने की थी, तो सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में क्या की थी, भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें है, 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे, तो किस में थे, बंगाल और बम्बई में।
नाइन्थ है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, तो ये प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? 1854 में। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला रिक्त स्थान है हमारा 1900 ईस्वी में म्यूजिक कंपनी ने संगीत की किताब प्रकाशित की थी, तो कौन सा? E.T. पॉल। दूसरा है बंगाल में देश का पहला जूट मिल ईस्वी में चालू हुआ, तो कब? 1855 ईस्वी में। तीसरा है 1901 ईस्वी में भारतीय फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते थे, तो ये कितने? 5,84,000। चौथा है रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक मशीन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? फ्लाइट शटर। पांचवा है विश्व बाजार में भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था, तो ये कौन से? सूती और रेशमी कपड़ों का। उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है कपास यानी कॉटन का पहला प्रतीक था, तो ये कौन सा था? नई युग जो है वो कपास और कॉटन का पहला प्रतीक था। नेक्स्ट है उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक रखते थे, तो प्राय क्या रखते थे? जॉबर को। नेक्स्ट है आठवां जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए उनमें संदेश साफ दिखाई देते थे, तो किसके? राष्ट्रवादी के। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ जेम्स वॉट ने द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया, तो जेम्स वॉट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। 10वां है इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी से ऊन खरीदते थे, तो ये किससे खरीदते थे? स्टेपलर्स से। नेक्स्ट है 11वां 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी कौन थे? सेठ हुकुमचंद जी। 12वां 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन कितना गुना बढ़ गया? तो ये 2 गुना बढ़ गया। अगला है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा स्पिनिंग जेनी, तो ये हमारा किसको मिलेगा? तो ऊनी धागे बनाने वाली मशीन है। दूसरा है गिल्ड्स, तो गिल्ड्स हमारा किसको मिलेगा? उत्पादकों के संगठन को। तीसरा है द्वारिकानाथ टैगोर, तो द्वारिकानाथ टैगोर का क्या आ जाएगा? जहाज रानी। चौथा है नए युग का प्रतीक, तो ये क्या है? कपास। पांचवा हमारा स्टेपलर, तो स्टेपलर हमारा किसको मिलेगा? ऊन को छांटने वाला। छठवां है कॉर्डिंग, तो कॉर्डिंग हमारा किसको मिलेगा? सूती को ऐंठना और लपेटने का यंत्र। इसके बाद में चौथा है हमारा सत्य असत्य बताइए, तो पहला क्वेश्चन हमारा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश का प्राच्य कहा जाता है, तो ये हमारा कैसा है? सत्य है। दूसरा हमारा कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी सेठ हुकुमचंद थे, तो ये भी कैसा? सत्य है। तीसरा 1928 ईस्वी में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर भगवान विष्णु का चित्र अंकित किया, तो ये कैसा है? असत्य है। चौथा है J.N. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला, तो ये सत्य है। पांचवा है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी वस्तुओं पर महत्व देते थे, तो ये भी क्या है? सत्य है। छठवां है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। सेवंथ है हमारा ये हमारा असत्य है, बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधन एजेंसियां भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। इसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो ये है 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उनके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था, तो ये हमारा कैसा? सत्य है। नाइन्थ है 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप से सिर्फ 120 इंजन थे, तो क्या है? असत्य है। 10वां है 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 18% शहरी आबादी निहायत गरीबी थी, तो ये भी कैसा है? असत्य है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में क्या ऐलान किया गया था? क्या क्या किया गया था? नई सदी के उदय। दूसरा है इंग्लैंड प्रिंटर्स में 2 जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित हुई? तो कब प्रकाशित हुई? 26 जनवरी 1901 में। उसके बाद में अगला है तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए किसे नियुक्त किया? तो इन्होंने किसको किया? गुमास्तों को। चौथा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जेम्स हरगिव्स ने। पांचवा हमारा भारत में सबसे पहले 3 दशकों में सूती वस्त्र के कारखाने किन किन शहरों में खुले? तो किन किन में? बम्बई, कानपुर और मद्रास में। और छठवां क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो ये किस में हुई थी? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर
चैप्टर नंबर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसका पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। और पहला क्वेश्चन है मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कहाँ विकसित हुई। तो जो मुद्रण है उसकी सबसे पहली तकनीकी कहाँ विकसित हुई थी, तो चीन, जापान और कोरिया में। दूसरा है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। तीसरा मार्टिन लूथर कौन थे, तो मार्टिन लूथर कौन है, धर्म सुधारक थे। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन है एक पैसिया किताब में बेचने वाले को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है चैपमैन। पांचवा है इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, उलेमा। छठवां है कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक के लिए उत्तरदायी था, तो ये कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। सातवां निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का पुराना नाम है, तो टोक्यो का पुराना नाम क्या था, एडो। आठवां है चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देना वार्षिक प्रकाशन कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये सारी जानकारियां देता है उसको हम बोलते हैं पंचांग। ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा 9th, भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी, तो ये भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें छपी, कोंकण में। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा गुलामगिरी के लेखक थे, तो गुलामगिरी किसके लेखक थे, गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ज्योतिबा फुले। दूसरा है पश्चिमी यूरोप के दो देश जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई, तो वो दो देश कौन कौन से थे, इंग्लैंड और फ्रांस, जहां पे उपन्यासों ने सबसे पहले क्या किया, अपनी जड़ें जमाई। तीसरा है लोकगीत का ऐतिहासिक कार आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है कहा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, गाथा गीत। चौथा है 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने की पहली पुस्तक छापी, तो किसकी पहली पुस्तक छापी थी, बाइबल की। पांचवा छपाई के लिए इबादत कंपोज करने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिटर। उसके बाद में अगला है हमारा सही जोड़ी मिलाई है। तो पहला है केसरी समाचार का प्रकाशन, तो ये हमारा किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। दूसरा है आमार जीवन, तो ये किसको मैच करेगा, तो ये रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, राजा राम मोहन राय। चौथा हमारा गीत गोविंद, तो ये किसको मैच करेगा, जयदेव। पांचवा है बंगाल गजट का संपादन, तो ये कब हुआ था, 1780 में। छठवां है रामचरितमानस का प्रकाशन, तो ये कब हुआ, 1810 ईस्वी में। इसके बाद में सातवां है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम किसने कहा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आठवां है गुलामगिरी, तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। और उसके बाद में नवा और लास्ट है प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा, तो किसने की थी, गवर्नर जनरल बेटिक। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्य सत्य लिखिए। पहला हमारा मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, सत्य है। किसी धर्म का एक उप समूह संप्रदाय कहलाता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है मार्को पोलो नामक महान यात्री पुर्तगाल का रहने वाला था, तो यह सत्य है। चौथा है चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को प्लाटेन कहते हैं, तो ये भी असत्य है। और पांचवा मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी चीन में विकसित हुई, तो ये कैसा, सत्य। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है इंग्लैंड में सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये किससे जाना जाता है, पेनी चैप बुक्स। दूसरा है किताबों का सुलेखन करने वाले लोग दक्ष सुलेखन होते थे, तो ये कौन सा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, खुसन बीसी। तीसरा इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहा जाता है, उलेमा। चौथा है फ्रांस में प्रचलित सस्ते कागज पर छपी एवं नीले जिल्द में बंधी छोटी किताब कहलाती थी, तो इसको क्या बोलते हैं, बिब्लियोथीक ब्लूस कहते हैं। पांचवा है 1857 ईस्वी में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ, तो ये किस में हुआ, फ्रांस में स्थापित हुआ। किसी भी तरह की PDF वगैरह के लिए आपको क्या करना है, अपने गूगल में सर्च करना है बलास्ट कोचिंग क्लासेस। आप स्पेलिंग देख लेना, BALLAST कोचिंग क्लासेस। वैसे तो हमने टेलीग्राम दे करके रखा है, उस पर हम सारी दे रहे हैं, फिर भी बच्चों को नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, बलास्ट कोचिंग क्लासेस को सर्च करना है। और जैसे ही आप इस पर देखोगे कि balastcc.in करके लिखा होगा, तो इस लिंक को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है, मतलब balastcc.in की वेबसाइट को ओपन करना है। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको आपको स्क्रॉल कराते जाना है। ये MP बोर्ड मतलब हम लोगों ने बनाई है, MP बोर्ड ऑनलाइन कोर्स फ्री एजुकेशन साइट से, जिस पे सारी चीज़ें आपको बगैर किसी पेमेंट के मिल जाएंगी। तो आपको इसको ऊपर को स्क्रॉल कराते जाना और सबसे नीचे आ जाना। जैसे ही आप सबसे नीचे आओगे तो इधर आपका 9th क्लास का कंटेंट है, इधर 10th क्लास का है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों का है। ये अगर आप हिंदी में चाहिए तो हिंदी का, इंग्लिश में तो इंग्लिश का खोलना।
और ये 11th और ये 12th क्लास का, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग कौन सा देख रहे हैं, 10th क्लास का सोशल साइंस देख लेते हैं। तो 10th क्लास का ये रहा हमारा सोशल साइंस, इसको हम ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम सोशल साइंस को 10th क्लास के को ओपन करते हैं तो उस पर क्लिक करने से ही ओपन हो जाएगा, ये हमारा ऐसा खुल जाएगा। इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कराना है, तो जैसे ही आप स्क्रॉल कराओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा स्टडी मटेरियल नाम का टॉपिक, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, एनसीईआरटी की बुक, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो ये मिल जाएगा। कम किया गया सिलेबस ब्लूप्रिंट जो भी है सोशल साइंस का वो मिल जाएगा। पिछले साल के सारे पेपर मिल जाएंगे, एमपी बोर्ड पिछले साल के पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक, आईएमपी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और साथ में जितनी भी चीज़ें हैं आपको जो भी नोट्स वगैरह जो मैं दूंगा यहीं मिल जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं कि प्रश्न बैंक कैसे मिलेगा। तो इस पर क्लिक करोगे आप तो ये ओपन हो जाएगा एक नया पेज, और यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल कराते हो तो ये प्रश्न बैंक की पीडीएफ है, आपको इसको बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो मैं वीडियो आपको अभी बता रहा हूँ इसमें भी आपको यही पीडीएफ मिल जाएगा, आप यहाँ से आकर के ले लेना। नेक्स्ट हमारा अध्याय 1, ये हमारा समकालीन भारत भाग 2 जो भूगोल है उसका है। इतिहास अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो इसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो इसमें सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला हमारा क्या है, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो लोहे अयस्क किस प्रकार का है, अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। दूसरा हमारा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, तो इन दोनों में से मुख्य कारण क्या है, अधिकतम सिंचाई। तीसरा निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपान खेती की जाती है, तो ये किस प्रांत में की जाती है, तो इसका आंसर आएगा उत्तराखंड। चौथा है संसार का एक विकसित देश, तो संसार का एक विकसित देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हमारा पांचवा, भारत में मैदानी भूमि लगभग है, तो भारत में मैदानी भूमि लगभग कितनी है, तो 43% है। छठवां है चारागाह है, तो चारागाह क्या है, इनमें प्राकृतिक घास से ढकी हुई भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं, चारागाह। सातवां उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैविक और अजैविक। आठवां है काली मृदा कहलाती है, तो काली मृदा क्या कहलाती है, रेगर मृदा कहलाती है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा सन 2014 से 2015 में हमारे देश का युद्ध शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिशत है, तो जो हमारे देश में शुद्ध बोया गया कितना था, 45.5%। दूसरा है भारत की मृदा को कुल कितने भागों में बांटा गया, तो कितने में, 6 में। तीसरा है काली मृदा फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है, तो किसके लिए, कपास। चौथा भारत में वनों का विस्तार प्रतिशत भूभाग पर हुआ, तो कितना, 22%। पांचवा निचलापन से बनी मृदा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, लैटराइट। छठवां भारत में स्थायी चारागाह भूमि कुल प्रतिशत है, तो कितनी है, 3.3%। उसके बाद में अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो ये सही जोड़ी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, एक ऊपर और फिर नीचे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करा लेते तो शायद दिख जाएगा। तो पहला है हमारा काली मिट्टी का क्षेत्र, तो काली मिट्टी का क्षेत्र हमारा क्या है, तो इसका महाराष्ट्र और गुजरात। दूसरा है हमारा जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। तीसरा है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, तो मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ है, राजस्थान में। और चौथा है हमारा विकसित देश, तो विकसित देश हमारा कौन सा है, अमेरिका। और पांचवा है विकासशील देश, तो विकासशील देश हमारा क्या है, भारत। और छठवां है लावा के प्रवाह में निर्मित, तो ये कौन सा है, लावा के प्रवाह से क्या निर्मित होता है, दक्कन का पठार। आगे हम लोग देखते हैं सत्य सत्य। तो पहला है हमारा मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, तो ये क्या है, सत्य। दूसरा पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहते हैं, तो ये हमारा कैसा, असत्य है। तीसरा है सेल और धातुएं जैविक संसाधन है, तो ये भी कैसा है, असत्य है। चौथा है काली मृदा भारत में महत्वपूर्ण मृदा के रूप में विस्तृत है, तो ये कैसा है, असत्य है। पांचवा है हमारा मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, तो ये कैसा, सत्य है। छठवां उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, तो ये कैसा है, सत्य है। सातवां है भूमि एवं असीमित संसाधन है, तो ये हमारा कैसा, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है कहलाती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन। दूसरा वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अजैविक संसाधन। तीसरा हमारा वह क्षेत्र जहां वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार खेती की जाती है क्षेत्र कहलाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। चौथा हमारा स्वतंत्रता के पश्चात कृषि के लिए कितनी अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बना लिया है, तो कितना बना लिया, लगभग 5.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि।
पांचवा मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा को अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। छठवां, लेटराइट मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई गई है? तो ये पश्चिमी तटीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वीय क्षेत्रों में पाई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा चैप्टर जो है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। दूसरा है, इनमें से कौन सा संचरण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? वन्यजीव पशु विहार का परिसीमा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ये मिस हो गया है, तीसरा क्वेश्चन। आपको इस वीडियो को बार बार देख लेना है जिससे कि आपको क्या हो जाए याद। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो को आप कब देखोगे? जब कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे कि आपको मतलब टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। और जब पेपर वगैरह आ जाएंगे तो आपको ज़रूर देखना है जिससे कि आपको क्या हो जाए और ज़्यादा ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा हमारा, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। चौथा है, किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया? तो ये किस राज्य ने किया था? ओडिशा ने। पांचवा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में डोलामाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? तो ये कौन सा है? बक्सा का टाइगर रिजर्व। छठवां है, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? 50 है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां, चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो यह हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उनकी रक्षा की गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार प्रबंधन क्षेत्र में नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भैरवदेव डाकवा सेंचुरी। नाइन्थ है, ऐसी जातियां जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं वे हैं। तो वे हमारी कौन सी हैं? तो इसका आंसर आएगा लुप्त जातियां। 10वां, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो ये हमारी कब प्रारंभ हुई? 1973 ईस्वी में। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा पहला है, विविध प्रकार के वन एवं जीव जंतु की उपस्थिति को साधारण शब्दों में कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व को बेहतरीन वन्यजीव परियोजना में से एक है और इसकी शुरुआत हुई। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1973 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। तीसरा, वन्यजीव अधिनियम और के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक डैन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया। तो ये कब किया गया? तो 1980 ईस्वी से 1986 में, 1980 में और 1986 के तहत किया गया। चौथा है हमारा, वन विभाग के अंतर्गत क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। तो ये कौन करता है? संयुक्त वन प्रबंधन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, भारत में सघन वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो 12.2% है। छठवां, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की प्रतिशत संख्या पाई गई है। तो कितनी पाई गई है? 8%। सातवां है, भारत में 10% वन्य वनस्पतियों और 20% के लुप्त होने का खतरा है। तो ये क्या है? स्तनधारियां। आठवां, वन उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। तो ये क्या है? वन प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। नाइन्थ है, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो आधे से अधिक वन क्षेत्र क्या किया गया? आरक्षित वन घोषित किया गया है। 10वां है, अमेरिका नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से गुना है। तो कितना? 40 गुना अधिक है। 11वां, पश्चिम बंगाल में डोलेमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। तो क्या है? बक्सा टाइगर रिजर्व। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी। तो इसमें पहला है हमारा, भारत की लुप्त प्रजातियां। तो ये कौन है? एशियाई चीता। जो भारत की लुप्त प्रजातियां वो एशियाई चीता है और अभी चीता भारत में वापस से अफ्रीका से इंपोर्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो इसका क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा है काला हिरण। तो काला हिरण क्या है? संकट ग्रस्त है। चौथा है एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी क्या है? ये सुभेद। नेक्स्ट है हमारा हिमालय भूरा भालू। तो जो हिमालयन भूरा भालू होता है वो क्या है? दुर्लभ है। छठवां है अंडमान जंगली सुअर। तो जो अंडमान जंगली सुअर है ये कैसा है? स्थानिक है। नेक्स्ट है सातवां, गुलाबी सिर वाली बतख।
तो ये क्या है, लुप्त हो चुकी है। उसके बाद में अगला है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है हमारा, टिहरी किसानों के पानी बचाओ आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह सत्य है। दूसरा है, भारत के 1952 ईस्वी में चीते की प्रजाति लुप्त घोषित कर दी गई, तो ये सत्य है। तीसरा है, सभी प्रकार के पशु पक्षी जीवाणु सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य मिलकर प्राणी जात कहलाते हैं, तो ये कैसा, सत्य है। चौथा है, हिमालय यह एक औषधि पौधा है जिसमें कैंसर की दवाई बनती है, तो ये भी कैसा, सत्य है। पांचवा, 1952 से नदी घाटी परियोजना के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा, तो ये कैसा है, सत्य है। छठवां, मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो ये कैसा, सत्य है। सातवां, भारतीय वन्य जीव रक्षक अधिनियम 1965 ईस्वी में लागू किया गया, तो कैसा है, असत्य है। आठवां, वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जीव विविधताएं पाई जाती हैं, तो कैसा है, सत्य है। नाइन्थ है, सुभेद जातियों में चीता और गुलाबी सिर वाली बतख आती है, तो ये कैसा है, असत्य है। और 10वां है हमारा, वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है, तो ये भी कैसा है, असत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, जल संसाधन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना भाग लवणीय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96.6% भाग है। दूसरा हमारा, वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आएगा 22%। तीसरा, बॉक्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मेघालय। चौथा है, बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ और बड़े बांधों के संरक्षण हेतु कौन से आंदोलन चलाए गए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पांचवा है, पालर पानी से क्या मतलब है, तो पालर पानी से क्या मतलब है, शीत ऋतु में पाले से जमा तालाब का पानी। छठवां है, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध का नाम है, तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। सातवां, भारत के 2 राज्य कौन से हैं जहाँ जल की कमी रहती है, तो ऐसे 2 राज्य भारत के कौन कौन से, राजस्थान और गुजरात। आठवां है, 11वीं शताब्दी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी, तो ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी, भोपाल झील। इसके बाद में नेक्स्ट है, धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है, तो ये कितना प्रतिशत ढका है, लगभग 3/4 भाग। 10वां, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना क्या थी, तो ये कौन सी है, दामोदर घाटी जो है वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व के लोग 2025 तक जल की कमी को झेलेंगे, तो ये कितने लोग झेलेंगे, करीब 20 करोड़ के आसपास लोग जल की कमी को झेलेंगे। दूसरा, कुल जल का प्रतिशत भाग ही अलवणीय है, तो इसका आंसर क्या है, 3.5। तीसरा है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में सिटी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए बनवाया, तो उसने क्या बनवाया, हौजे खास या फिर हौज खास बनवाया था। नेक्स्ट है चौथा, प्राचीन भारत के शासक ने बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया, तो किसने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पांचवा, नागार्जुन सागर बांध नदी पर बना है, तो ये किस पर बना है, कृष्णा नदी पर। छठवां, एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों पर बनाना आवश्यक कर दिया गया है, तो ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। उसके बाद में अगला है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा, भारत में भौम जल की संभावित क्षमता, तो ये क्या है, 434 अरब घन मीटर। दूसरा है, सरदार सरोवर बांध, तो ये क्या है, नर्मदा नदी। तीसरा है, भारत में नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह, तो ये क्या है, 1869 अरब घन मीटर। और उसके बाद में नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध, तो ये कहाँ पे, चंबल नदी पर। उसके बाद में नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध हमारा कहाँ है, तो ये हमारा महानदी पे। नेक्स्ट है, नागार्जुन बांध, तो ये किस पे, कृष्णा नदी पे। उसके बाद में अगला है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच का विवाद है, तो ये क्या है, सत्य है। दूसरा है, महासागर का जल अलवणीय जल होता है, तो ये कैसा है, असत्य, क्योंकि ये कैसा होता है, लवणीय जल होता है, इसीलिए महासागर का जल कैसा होता है, खारा होता है। तीसरा है, चेरापूंजी और मानसियाराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान है, तो ये सत्य है। चौथा है, राणा प्रताप सागर बांध गंगा नदी पर बना है, तो ये कैसा है, असत्य है। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में संभावित जलाशय की क्षमता कितनी है, तो कितनी है, लगभग 40%। दूसरा, बहुउद्देशीय परियोजना के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो विद्युत उत्पादन। तीसरा, वर्षा जल संग्रहण की क्या आवश्यकता है, तो ये क्या है,
शुष्क मौसम में पानी की कमी को पूरा करने हेतु क्या करते हैं, वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। और ये दूसरा था, बहुउद्देशीय परियोजना के दो प्रमुख कारण क्या है, तो विद्युत उत्पादन और दूसरा क्या है, बाढ़ नियंत्रण। चौथा है, सिंचाई के तीन प्रमुख साधन कौन कौन से, तो कुआं, नहर, तालाब। पांचवा है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट हमारा अध्याय 4 कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है, तो ये कौन दर्शाता है, रोपड़ कृषि जो है वो लंबी चौड़ी खेती की जाती है एक ही मैदानी क्षेत्र पर। दूसरा, इसमें से कौन सी रबी फसल है, तो इनमें से रबी फसल कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा चना। तीसरा, इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो फलीदार फसल कौन सी होती है, दालें। नेक्स्ट है, भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, तो भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, चावल और गेहूँ। पांचवा, चीन के बाद विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है, भारत। नेक्स्ट है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, तो कितनी है, 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, झूम कहते हैं। दूसरा, भारत विश्व में का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोग है, तो ये किसका है, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोग है। तीसरा है, फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है, तो किसकी फसल को, जूट की फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है। चौथा है, चाय का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य में हुआ, तो किस राज्य में हुआ, असम में। उसके बाद में सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है, कहवा उत्पादक राज्य, तो ये कौन सा है, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा, कपास उत्पादक राज्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। उसके बाद में रबर उत्पादक राज्य, तो ये क्या है, केरल। नेक्स्ट है, जूट उत्पादक राज्य, तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में सेब उत्पादक राज्य, तो ये कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। और अगला है, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है हमारा, रोपड़ कृषि द्वारा चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि का रोपण किया जाता है, तो ये क्या है, सत्य है। दूसरा है, सन 2015 के आंकड़ों के हिसाब से भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इसका कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें हैं, तो ये कैसा है, सत्य है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि 60% आबादी की आजीविका प्रदान करता है, तो ये भी कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, भारतीय जनसंख्या की जीविका का मूलाधार क्या है, तो इसका मूलाधार क्या है, कृषि है। दूसरा है, देश के किन क्षेत्रों में वर्ष में चावल की दो तीन फसलें ली जाती हैं, तो कौन से क्षेत्रों में, जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं उसमें 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। नेक्स्ट है तीसरा, प्रमुख तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं, तो कौन सी है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन। नेक्स्ट है चौथा, जूट उत्पादक प्रमुख 3 राज्यों के नाम लिखिए, तो ये कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, मसालों के उत्पादन प्रमुख राज्य कौन कौन से, तो कौन कौन से, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। छठवां, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए, तो ये कौन सा, गेहूं और चावल। उसके बाद में नेक्स्ट है अध्याय 5, खनिज तथा ऊर्जा। तो इसमें पहला हमारा क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है, तो कौन सा, बॉक्साइट। दूसरा, झारखंड में स्थित कोडरम निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादन है, तो ये कौन से खनिज का है, तो यह है अभ्रक का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरा है, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचय होता है, तो ये किस में होता है, तो ये तलछटी चट्टानों में। चौथा है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोहे खनिज नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बॉक्साइट। इसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैग्नीज। सातवां है, मयूरभंज और केदुरझर लोहे अयस्क की खाने कहाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ है, उड़ीसा। आठवां, सबसे अधिक कार्बन के प्रतिशत के साथ अच्छा कोयला है, तो ये कौन है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद में नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, मैग्नेसाइट लोहे अयस्क में लोहांश प्रतिशत होता है, तो कितना होता है, लगभग 70% होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो किससे, मुंबई हाई से। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो ये भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। चौथा है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, तो कौन है, असम।
पांचवा, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं बिटुमेन। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो ये कौन सा है? केरल। नेक्स्ट है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो ये है मध्य प्रदेश। बॉक्साइड उत्पादन में अग्रणी राज्य, तो बॉक्साइड सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। चूना पत्थर उत्पादन में, तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा राजस्थान में। और कोयला उत्पादन, तो कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड। नेक्स्ट है सत्य। तो पहला है हमारा इसमें छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है, तो ये कैसा है? सत्य। दूसरा है बॉक्साइड से मैग्नीज धातु प्राप्त होती है, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। तीसरा है भारत में तमिलनाडु राज्य का नवेली क्षेत्र लिग्नाइट उत्पादन का केंद्र है, तो ये कैसा? सत्य। चौथा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कलपक्कम है, तो ये कैसा? असत्य। पांचवा, भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं, तो ये सत्य है। छठवां है एंथ्रेसाइट का सर्वोत्तम कोयला है, तो ये भी कैसा है? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा भारत किस देश को सर्वाधिक लोहे अयस्क का निर्यात करता है, तो ये किसको करता है? जापान को करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है, तो ये किस में होता है? सीमेंट में सबसे अधिक उपयोग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड, परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो एक है सीमेंट, दो प्रमुख खनिज, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? यूरेनियम और थोरियम। चौथा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है? तारापुर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा विनिर्माण उद्योग, तो इसमें हमारा पहला है सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को काले माल के रूप में प्रयोग करता है, तो इनमें से कौन सा करता है? तो सीमेंट करता है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है, तो ये कौन सी कराती है? सेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, तो इनमें से कौन करता है कच्चे माल में? एल्युमिनियम प्रगलन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी। पांचवा, भेल, गेल, सेल जैसे उद्यम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के। नेक्स्ट है भारत में कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा राज्य है? गुजरात। सातवां, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है, तो इसका प्रमुख केंद्र क्या है? मैसूर। उसके बाद में नेक्स्ट है आठवां, एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो वो कौन सा है? सीमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको क्या करना है? इसको बार बार देखना है जिससे कि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत प्राप्त होता है, तो कितना होता है? 17%। दूसरा, प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई, तो ये कहाँ हुई? कोलकाता में। तीसरा, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में स्थान है, तो कौन सा है? दूसरा। और नेक्स्ट गुजरात का कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित है, तो ये कहाँ है? सूरत में। पांचवा, वस्त्र उद्योग में लोग कार्यरत हैं, तो कितने हैं? 350 लाख। उसके बाद में सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है हमारा इसका सही जोड़ी में जमशेदपुर, तो जमशेदपुर हमारा किसको जा करके मिलेगा? तो ये हो जाएगा झारखंड। दूसरा हमारा भिलाई, तो भिलाई हमारा किसको मिलेगा? छत्तीसगढ़ को। तीसरा है राउरकेला, तो राउरकेला किसको आ जाएगा? ओडिशा को। और चौथा है हमारा सीमेंट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग हमारा किसको मिलेगा? तो ये हो जाएगा चूने का पत्थर। पांचवा हमारा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हमारा किसको जा करके मिलेगा? बॉक्साइट को। और छठवां हमारा मौसमी उद्योग, तो मौसमी उद्योग हमारा क्या है? चीनी है। नेक्स्ट हमारा भारत में चीनी की मिल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, तो ये सत्य है। दूसरा, भारत में आज की स्थिति में 12 एल्युमिनियम संयंत्र हैं, तो ये भी कैसा? सत्य है। तीसरा है भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये सत्य है। चौथा है उर्वरक बनाने का कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना है, तो ये भी असत्य है। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को किन 4 भागों में बांटा गया है, तो एक है निजी क्षेत्र, सार्वत्रिक क्षेत्र, सहकारी और मिश्रित क्षेत्र। दूसरा, आधारभूत उद्योग के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो एक लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा सीमेंट उद्योग। तीसरा, वस्त्र निर्माण उद्योग के 3 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए, तो मुंबई, अहमदाबाद, अमृतसर। चौथा, भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ, तो सन 1864, कुल्टी, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में।
नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्रों में स्थापित भारत के 2 लोहा इस्पात केंद्रों के नाम बताओ। तो एक है हमारा बोकारो जो कि झारखंड में है, और नेक्स्ट है भिलाई जो छत्तीसगढ़ में। सातवां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो इसमें है सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला है हमारा निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो ये कौन कौन से हैं? तो सिलचर तथा पोरबंदर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियां तथा देरी को हटाता है। तो इनमें से कौन ऐसा करता है? तो ये पाइपलाइन। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं मिलता। तो इनमें से कौन सा नहीं मिलता है? महाराष्ट्र। चौथा है इसका, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधन है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा रेल परिवहन। छठवां है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। तो इसमें से कौन सा दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7th, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तथा रख रखाव कौन करता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव कौन करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार। ठीक है। उसके बाद में अगला 8वां। तो 8वां है भारतीय रेल को कितने जोन में विभाजित किया गया है। तो कितने जोन में किया गया है? 18 जोन में। 9th है राजा सांसी वायुपतन किस राज्य में स्थित है। तो ये किस में है? पंजाब में। नेक्स्ट है 10वां, आयात निर्यात के कुल मूल का अंतर कहलाता है। तो ये कितना कहलाता है? आयात और निर्यात मूल का कुल अंतर क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और को जोड़ता है। तो किसको? दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। उसके बाद में अगला है हमारा भारत में अंतःस्थलीय राजमार्ग किलोमीटर लंबा है। तो कितना है? 14,500 किलोमीटर लंबा है। तीसरा है भारत में बड़े बंदरगाह। तो कितने? 12। चौथा है भारत में भाषा में सबसे अधिक समाचार पत्र छपते हैं। कौन सी भाषा में? हिंदी। पांचवा उत्तर दक्षिण गलियारा को से मिलता है। तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। छठवां भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो ये कैसा? प्रतिकूल है। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। तो ये हमारा किसको जाकर के मिलेगा? 1953। दूसरा है सीमा सड़क संगठन की स्थापना। तो ये कब हुई थी? 1960 को। तीसरा भारत की समुद्र तटीय तट रेखा। तो ये कितनी है? तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कितनी है? 66,687 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई। तो ये कितनी है? 66,500 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 77। तो इसमें है राज्य सरकार PWD को सड़कें बनाने एवं मरम्मत का काम सौंपती है। तो ये क्या है? सत्य। दूसरा हमारा भारत में 100 भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशित किया जाता है। तो ये भी कितना? सही है। तीसरा है कोलकाता का नदीय पतन है। ठीक है, सत्य। चौथा है सन 2008 तक देश में 50% रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तो ये हमारा कैसा? असत्य है। पांचवा है बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं। तो ये कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा स्थल परिवहन को किन 2 वर्गों में बांटा गया है। तो कौन सा? सड़क परिवहन और रेल परिवहन। दूसरा है स्वर्णिम चतुष्कोण किन किन स्थानों को मिलाता है। तो किसको? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को। तीसरा है संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है। तो कौन सी है? मनाली से लेह वाली सड़क सबसे ऊंची है। चौथा है देश में भूमिगत रेल कहाँ चलाई गई है। तो कहाँ चलाई गई? कोलकाता में। पांचवा भारत रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में बांटा गया है। तो कितने में बांटा गया? 18 रेल प्रखंडों में बांटा गया। उसके बाद में नेक्स्ट और अगला है हमारा सत्ता की साझेदारी। यहाँ से हमारी राजनीति शुरू हो जाएगी, यानी लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। ठीक है। तो पहला हमारा सत्ता की साझेदारी। इसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। तो बेल्जियम की सीमाएं किस किस से लगती? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा दूसरा, 1970 से 1993 ईस्वी के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधित किया गया। कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार इसका संशोधन किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा,
श्रीलंका में कौन सी जातीय समूह के लोग रहते हैं? तो कौन सी जातीय समूह के लोग रहते हैं? सिंगली जातीय समूह के लोग रहते हैं, जो कितना है, लगभग 74% है। इसके बाद में नेक्स्ट है चौथा, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 में। पांचवा है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो ये किसमें? बेल्जियम में। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा सामाजिक समूह का है। तो कौन सा? सिंहली। दूसरा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय देश में स्थित है। तो किसमें? बेल्जियम में। तीसरा है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण देश में गृह युद्ध हुआ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? श्रीलंका। चौथा, एशिया और देश जिनमें भाषाएं और जातीय समूह में संघर्ष था। तो इसका आंसर क्या आएगा? श्रीलंका और लेबनान में। पांचवा है, बेल्जियम के संविधान में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में और भाषीय मंत्रियों की संख्या समान है। तो ये किसमें? डच और फ्रेंच में। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई। तो ये कब हुई? 2009 में। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। तो अगला है हमारा, बेल्जियम का क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। तो क्या है? सत्य है। दूसरा, श्रीलंका के सामाजिक समूह में 74% तमिलों का हिस्सा है। तो ये कैसा? असत्य। तीसरा है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम देश में है। तो कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यूरोप संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये कैसा? सत्य है। उसके बाद में अगला है, सही जोड़ी और मिलान कीजिए। तो पहला है हमारा, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ये कब बना? 1948 में। दूसरा है, सामुदायिक सरकार। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये है हमारा बेल्जियम। तीसरा है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीलंका में। चौथा है, बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्रेंच और डच भाषाएं। पांचवा, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत। तो ये कब हुआ? 2009 में। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है कहलाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जातीय या एथनिक। दूसरा है, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण। तीसरा है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक समान सरकार को कहते हैं। तो इसको केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। चौथा है, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो ये कब बना? 1948 में। पांचवा है, बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो ये कौन सी है? ब्रुसेल्स। छठवां है, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? तो क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती हैं। सातवां है, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो कौन रखता है? न्यायपालिका। आठवां, श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग तमिल भाषा बोलते हैं? तो कितने प्रतिशत बोलते हैं? 18% लोग तमिल भाषा बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, जो अगला है वो सेकंड चैप्टर है, संघवाद। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो जो बेल्जियम है उसमें किस प्रकार की सरकार है? संघीय सरकार है। दूसरा, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44%। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं है? तो इनमें से कौन सा केंद्र सूची में नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कानून व सुरक्षा। चौथा है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा नगर पालिका और नगर निगम। पांचवा है, कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। छठवां है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन करता है? न्यायपालिका। सातवां, भारत और वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1992 ईस्वी में। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व राज्य सूची में नहीं है? तो इनमें से कौन सा विश्व राज्य सूची में नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा सिंचाई। नेक्स्ट है, जो विषय किसी सूची में नहीं आते वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो संघ सूची या केंद्र सरकार के उसमें चले जाते हैं। नेक्स्ट है 10वां, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ किस भाषा को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति प्रदान की है? तो किसकी की है? अंग्रेजी की। 11वां है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो इसकी एक विशिष्टता क्या है? तो सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बांट दी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है 12वां, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानूनों बनाने के अधिकार क्षेत्रों के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है उसे सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सरकार, और ये क्या है, अवशिष्ट अधिकार। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो पहला हमारा रिक्त स्थान है उसमें लिखा हुआ है वर्तमान स्थिति में भारत में राज्य तथा संघ द्वारा प्रशासित क्षेत्र हैं, तो कितने, 28। दूसरा, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था और संवैधानिक संशोधन पर आधारित है, तो ये कितना, 73। तीसरा है ग्राम पंचायत के प्रमुख को कहा जाता है, तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, सरपंच। चौथा है संविधान का रखवाला को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय को। पांचवा, भारतीय संविधान में संघ सूची में विषयों को शामिल किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, 97%। उसके बाद में अगला है सत्य सत्य। तो पहला है पुर्तगाल आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 ईस्वी को लागू किया गया था, तो क्या है, सत्य। दूसरा है संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा 4 हिस्सों में किया गया है, तो ये कैसा, असत्य है। उसके बाद में अगला है भारत में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को कमजोर बनाया गया है, तो ये कैसा, असत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है संघीय सूची, तो ये क्या है, संचार। दूसरा हमारा राज्य सूची, तो ये क्या है, कृषि। तीसरा हमारा समवर्ती सूची, तो ये क्या है, शिक्षा। चौथा है नगर निगम, तो ये किसको मैच करेगा, मेयर यानी महापौर। और पांचवा है ग्राम पंचायत, तो ये किसको मैच करेगा, सरपंच को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इसमें पहला है हमारा धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा, तो धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं कहा जाता, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। दूसरा, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पंचायती राज्य की संस्था। तीसरा है विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तरदायी जैसे परिवार से जुड़े मसलों पर आधारित कानून कहलाते हैं, तो ये कानून क्या कहलाते हैं, तो ये पारिवारिक कानून कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा, 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी, तो महिलाओं की साक्षरता दर क्या थी, 64.6%। पांचवा, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये स्वीडन है। छठवां, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट, भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो इसका लिंग अनुपात कितना है, 943। नेक्स्ट है आठवां, निम्नलिखित में से कौन समाज सुधारक नहीं है, तो इनमें से कौन समाज सुधारक नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यह एक धर्म को राजनीति धर्म बताता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर प्रतिशत थी, तो कितनी थी, 80.9% थी। उसके बाद में अगला है हमारा पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो कितने, 50%। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है और भेदभाव तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, वे भारतीय समुदाय समाज के वर्ग के हैं, तो वे कौन से वर्ग के हैं, अनुसूचित जातियों के। चौथा है प्राचीन काल में स्त्रियां तक ही सीमित हुआ करती थी, तो घर की 4 दीवारी तक ही सीमित हुआ करती थी। पांचवा है पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, तो इसका क्या आएगा, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही। उसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, सत्य असत्य लिखिए। तो इसका पहला है मुस्लिम लीग भारत का एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल का नाम है, तो ये क्या है, सत्य। दूसरा है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, तो ये भी कैसा, सत्य। तीसरा, भारत में एक व्यक्ति की जाति उसके राज्य से जिसमें वह जन्म लेती है निश्चित होता है, तो ये क्या है, असत्य। दूसरा है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष के जैविक बनावट है, तो ये क्या है, असत्य। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो इसका पहला हमारा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, तो ये कितनी है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, तो ये क्या कहलाता है हमारा, इसको लिंग अनुपात कहते हैं। दूसरा, अधिकारियों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, तो ये कौन है, नारीवादी। तीसरा है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो ये कौन है, सांप्रदायिक। उसके बाद में अगला है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार
मानने वाला व्यक्ति, तो ये सांप्रदायिक। चौथा है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो ये आ जाएगा जातिवाद। पांचवा, व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने वाला व्यक्ति, तो वो कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट 4th चैप्टर राजनीति दल। तो इसमें पहला है हमारा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुन करके लिखिए। निम्नलिखित में से राजनीति दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, दबाव समूह। दूसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मार्क्सवादी लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समर्थ और साम्राज्य और सांप्रदायिक के विरोध, यानी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तीसरा हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है चौथा, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, तो किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है, तो ये अमेरिका में। पांचवा, भारत में राजनीति दलों की संख्या कितनी है, तो भारत में राजनीति दलों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है 750 से भी अधिक है। छठवां, भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो भारत में राष्ट्रीय दल कितने, 7। सातवां, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, 1980 में। आठवां, जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं वह देश किस तरह की व्यवस्था वाला देश कहलाता है, तो वह कहलाता है बहुदलीय व्यवस्था वाला। उसके बाद में 9th है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक कौन है, काशीराम। इसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस दल का शासन को अर्थात जिस दल की सरकार बनी हो उसे कहा जाता है, उसे शासक दल कहा जाता है। दूसरा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना सन में हुआ, तो ये कब हुआ, 1964 में। तीसरा, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, दल बदल। चौथा, संस्थाओं राजनीतिक दल को पंजीकृत करती है, तो इसका आंसर क्या है, भारतीय चुनाव आयोग संस्थाएं राजनीतिक दल को पंजीकृत करती हैं। पांचवा, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों का समूह को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सत्य सत्य, तो ये है भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दल की पंजीकृत करती है, तो ये कैसा, सत्य है। इसके बाद में अगला है, क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव लद्दाख है, तो ये भी क्या है, सत्य है। तीसरा, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी स्थापना सन 1984 ईस्वी में हुई, तो ये भी कैसा, सत्य है। चौथा है, एक दलीय व्यवस्था में एक क्षेत्रीय राजनीति दल की राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता है, यह व्यवस्था चीन में है, तो ये भी कैसा, सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलाओ। तो पहला है भारत के राष्ट्रीय दल, तो भारत का राष्ट्रीय दल कितने हैं, 7 है। दूसरा है बीजू जनता दल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ है, उड़ीसा में। तीसरा है हमारा राष्ट्रीय जनता दल, तो ये कहाँ है, बिहार। नेक्स्ट है नेशनल कांग्रेस, तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है द्विदलीय व्यवस्था, तो द्विदलीय व्यवस्था कहाँ है, अमेरिका में। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कभी 1885 में जे हुम के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी ये किसको मैच करेगा, श्यामा प्रसाद जी को मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा 8वां ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, तो ये किसको मैच करेगा, तो ये जनवरी 1998। नेक्स्ट है बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये किसको करेगा, 1984 को। और लास्ट है सबसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन, तो ये किसको जाकर के मैच करेगा, मार्क्सवाद लेनिनवाद को। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट चैप्टर लोकतंत्र का परिणाम। तो इसमें पहला है हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। और पहले ही क्वेश्चन है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा कार्यकुशल होती है लेकिन फैसले लेने की प्रक्रिया में काफ़ी देर हो जाती है। दूसरा है लोकतंत्र को सबसे अच्छी सरकार क्यों माना जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, टकरावों को अच्छी तरह संभालना, गलतियों को सुधारने की आशा, बेहतर निर्णय होना, तो ये उपरोक्त सभी इसके हैं। नेक्स्ट है देश का आर्थिक विकास किन कारणों पर निर्भर करता है, तो ये किस कारणों के ऊपर निर्भर करता है, तो वैश्विक स्थितिकरण, अन्य देशों से सहयोग, देश की जनसंख्या का आकार, यानी उपरोक्त सभी पर करता है। चौथा है सरकार एक व्यक्ति या उसके परिवार के बारे में जानकारी किस प्रकार प्राप्त करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये करती है पहचान पत्र या राशन कार्ड पर। नेक्स्ट है 5वां लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, तो इसका आंसर क्या है, लोकतंत्र में विचार विमर्श तथा सोच समझकर निर्णय
लिए जाते हैं, इसीलिए इसमें क्या होती है, देरी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने का चुनाव करती है, तो किसका करती है, प्रतिनिधि का। दूसरा निम्नलिखित नियम नहीं कुछ नियमों को कानून के आधार पर काम करने वाली शासन व्यवस्था कहलाती है, तो क्या कहलाती है, वैध शासन। नेक्स्ट है तीसरा, में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है, तो ये किसमें, बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में गुजरती है। नेक्स्ट है किसी देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, खाद्य आपूर्ति कहलाती है। पांचवा है एक प्रजातीय सरकार में प्रति उत्तरदायी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। छठवां है अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती, तो अलोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता नहीं होती। सातवां, अधिकांश लोग अन्य किसी भी की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, तो किसको, वैकल्पिक शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। उसके बाद में अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होता है जो को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, कायदे कानून। नाइन्थ है आज दुनिया के देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं, तो आज लगभग कितने देश करते हैं, 100। चौथा है सांप्रदायिक के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो सांप्रदायिक के मार्ग में एक मुख्य बाधा क्या है, तो इसका आंसर आएगा लोकतंत्र। उसके बाद में नेक्स्ट है सत्य असत। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। नेक्स्ट है नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता के लिए राजतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी है, तो ये कैसा है, हमारा असत्य है। तीसरा जनता के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है, तो ये सत्य है। चौथा है भारत में राजतंत्र शासन प्रणाली है, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। पांचवा लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो ये कैसा है, हमारा सत्य है। छठवां है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, तो ये कैसा है, असत्य है। सातवां क्वेश्चन है हमारा गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, तो ये सत्य है। आठवां भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक बुराई से मुक्त है, तो ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदियों को संभालने की प्रक्रिया विकसित करती है, तो ये कैसा है, सत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा, तो ये हमारा किसको जाकर के मैच करेगा, ये अब्राहम लिंकन की एक कोटेशन थी लोकतंत्र की। उसके बाद में अगला है एक मजबूत लोकतंत्र, तो एक मजबूत लोकतंत्र ये कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में नेक्स्ट है लोकतांत्रिक देशों में होती है, तो लोकतांत्रिक देशों में क्या होती है, औपचारिकता संविधान। नेक्स्ट है तानाशाही, तो ये कौन है, अपनी इच्छा अनुसार शासन करना क्या कहलाता है, तानाशाही। नेक्स्ट है सरकार का बेहतर रूप, तो सरकार का बेहतर रूप क्या है, लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है लोकतंत्र उत्तरदायी है, तो लोकतंत्र किसके लिए उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध शासन के लिए। नेक्स्ट है गैर लोकतांत्रिक सरकारों में, तो इसमें क्या होता है, तो पारदर्शिता नहीं होती। आठवां गैर प्रजातंत्रीय देश, तो गैर प्रजातंत्रीय देश कौन सा है, चीन। नेक्स्ट है आधी से ज़्यादा आबादी गरीब, तो ये कहाँ की है, बांग्लादेश की है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है लोकतांत्रिक की कोई दो विशेषताएं बताइए, तो इसमें क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है और कानून का शासन होता है। दूसरा है किन्हीं दो देशों के नाम जहां मजबूत लोकतंत्र है, तो कहाँ है, ये इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी है, तो कौन सी है, लोकतंत्र। चौथा और लास्ट है किन्हीं ऐसे देशों का नाम बताइए जिसमें बहुत अधिक आर्थिक असमानता पाई जाती है, तो ये कौन सा है, बांग्लादेश। उसके बाद में अगला है हमारा विकास यानी डेवलपमेंट, और ये हमारा पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विकास की समझ वाली बुक का। तो इसमें सबसे पहले है सही विकल्प चुन करके टिक कीजिए। तो पहला है हमारा सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, यानी आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, श्रीलंका। तीसरा है कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है, तो ये कैसा होता है, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। चौथा निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को। पांचवा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है,
तो इनमें से कौन सा कारण सही है? वहाँ आधारभूत स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सुविधाएं का पर्याप्त प्रावधान है। उसके बाद में अगला है छठवां, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात कहलाता है। तो इसको क्या कहलाते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? तो किसने की? UNDP ने की है। उसके बाद में अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO वर्ष में राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट में दी। तो ये क्या है? 1955 से राष्ट्रीय आय अनुपात तथा आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है। दूसरा, भारत में वर्तमान लिंगानुपात कितना है? तो वर्तमान का तो नहीं, ये 2011 का है। तो कितना है? 943। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा वर्ष है। तो ये कितनी है? 63। चौथा है, हरियाणा, केरल तथा बिहार राज्यों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये कौन से? हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे अधिक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 67, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत उच्च आय वर्ग वाला देश है। तो ये कैसा है? असत्य है। दूसरा है, औसत आय देश की कुल आय में से देश की जनसंख्या का भाग देकर निकाली जाती है। तो ये क्या है? सत्य है। और तीसरा है, भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है। तो ये क्या है? असत्य है। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, तो ये किसको जाकर के मैच करेगा? बिहार। दूसरा, सर्वाधिक साक्षर राज्य, तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। तीसरा, भारत की सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, तो ये किसको जाकर के मैच करेगा? $6,353। नेक्स्ट है, मानव देश की औसत आय, तो ये क्या है? $12,056। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, तो ये कौन सा है? 130वां। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखा गया ऐसा मापदंड जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है कहलाता है। तो यह मानव विकास सूचकांक कहलाता है। दूसरा है, एक व्यक्ति का अपनी प्रतिभा के अनुसार सूचनात्मक जीवन बिताना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मानव विकास। तीसरा है, UNDP किन मापदंडों पर विभिन्न देशों के विकास को मापती है? तो किस पर? शैक्षिक स्तर, स्वस्थ और प्रति व्यक्ति आय पर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर आप लोगों को क्या करना है, ये सारा जो PDF है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप वेबसाइट पर जाकर के देखोगे तो एक हमने टारगेट दे करके रखा है 500K का। तो इस टारगेट को आप हमारा अचीव करवाने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, जितने ज़्यादा आप वेबसाइट पर जाओगे वहाँ से मतलब जितनी हमारी रेवेन्यू जनरेट होगी उतना ज़्यादा ये टारगेट क्या होते जाएगा? फुलफिल होते जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें पहला है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उद्यमों के स्वामित्व। दूसरा है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, प्राथमिक। उसके बाद में अगला है हमारा नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, असंगठित क्षेत्र के सदस्य कौन हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो ये है भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, फसल बटाई और कारीगर, यानी इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। चौथा है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का जोड़ कहलाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद में अगला है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो इसका आंसर आएगा प्राथमिक। नेक्स्ट है छठवां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया? किस में किया गया? 2005 में। उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, आर्थिक गतिविधियों को किन किन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? तो ये आएगा 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उसके बाद में नेक्स्ट है, भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं? तो लगभग कितने आते? 80%। इसके बाद में नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और इसमें पहला है, घर की देखभाल करने वाली गृहिणी का एक उदाहरण है। तो ये कौन है? गैर आर्थिक गतिविधियों का एक उदाहरण है। दूसरा है, रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है? सार्वजनिक रेलवे क्षेत्र का, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट तीसरा है, क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। तो कौन सा? प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। चौथा है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य और है। तो क्या है? सामाजिक कल्याण और सुरक्षा।
पांचवा, भारत में सकल घरेलू उत्पादन के लिए आंकड़ों को एकत्रित करने का दायित्व पर है, तो किस पर है? केंद्र पर, केंद्र सरकार के मंत्रालय पर। छठवां, भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? भारत में अधिक अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसके बाद में अगला है उचित विकल्प से रिक्त स्थान भरिए, और पहला है हमारा इसका सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन की समान अनुपात में वृद्धि, तो ये क्या है? नहीं हुई। दूसरा है क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो इसका आंसर क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र के नहीं करते। तीसरा है क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो किसको? इसका आंसर आएगा संगठित। चौथा है भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? बढ़े। पांचवा है कपास एक उत्पादन है और कपड़ा एक उत्पादन है, तो कपास एक प्राकृतिक है और कपड़ा एक विनिर्मित है। छठवां, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की गतिविधियां परस्पर क्या करती हैं? एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट हमारा सत्य पहला है मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आता है, तो ये सत्य है। दूसरा है बैंकिंग द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत आता है, तो ये असत्य है। तीसरा, 1973 तक प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, तो ये भी सत्य है। उसके बाद में अगला है हमारा चौथा, मनरेगा को 2005 से लागू किया गया, तो ये हमारा कैसा? सत्य है। उसके बाद में अगला है पुरोहित का कार्य प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, तो ये हमारा कैसा? असत्य है। उसके बाद में अगला है सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें हमारा पहला है विनिर्माण, तो ये किसको जाकर के मिलेगा? द्वितीय क्षेत्र को। दूसरा है हमारा मछली पालन, तो ये कैसा? हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। उसके बाद में तीसरा है हमारा परिवहन, तो परिवहन हमारा क्या है? तृतीय क्षेत्र है। और चौथा है सार्वजनिक क्षेत्र, तो ये क्या है? रेलवे हमारा कैसा है? सार्वजनिक क्षेत्र है। उसके बाद में अगला है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियों के नाम बताइए, तो क्या है? पशुपालन और खनन। दूसरा है भौतिक सुविधाएं सार्वजनिक सेवाओं का जाल कहलाता है, तो क्या है? भौतिक सुविधाएं सार्वजनिक सेवाओं का जाल संरचना कहलाता है। तीसरा है भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्य कौन कौन से? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये सदस्यों द्वारा। दूसरा, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? नियोक्ता। इसके बाद में नेक्स्ट, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अमीर परिवार को। चौथा है जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। पांचवा, ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं, तो ऋण के औपचारिक स्रोत क्या है? बैंक व सहकारी समितियाँ। नेक्स्ट है छठवां, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे, तो ये किन वस्तुओं का करते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा अनाज का भी करते थे, पशु का, सोना, चांदी, तांबा यानी उपरोक्त सभी का। सातवां, भारत बैंक जमा का कितना प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं, तो कितने प्रतिशत रखते हैं? 15%। उसके बाद में अगला है आठवां, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, तो इसको कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुद्रा के रूप में कागज़ के नोट और शामिल हैं, तो कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। उसके बाद में अगला है खेती से ऋण की चुकौती महत्वपूर्ण रूप से पर निर्भर करती है, तो किस पर? आय पर निर्भर करती है। इसके बाद में अगला है बैंक साख का साधन है, तो ये कैसा है? बैंक साख का औपचारिक साधन है। नेक्स्ट है सहकारी समितियां क्षेत्र के स्रोत हैं, तो ये कैसा है? जो सहकारी समितियां हैं वो औपचारिक क्षेत्र के स्रोत हैं। नेक्स्ट है सरकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराती हैं, तो कितना कराती हैं? 27%। अगला है सत्य लिखिए, तो पहला है शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोत से पूरी होती हैं, तो ये कैसा है? सत्य। दूसरा, वह ऋण जो साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार आदि से लिया जाता है अनौपचारिक ऋण कहलाता है, तो क्या है? सत्य। तीसरा, भारत में औपचारिक ऋण के प्रमुख स्रोत व्यवसायिक बैंक हैं, तो ये कैसा है? सत्य। चौथा, भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति का संस्था को मुद्रा जारी करने का अधिकार है, तो ये कैसा है? असत्य। नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए, तो पहला है हमारा आधुनिक काल की मुद्रा, तो ये कौन सी है? करेंसी और कागज़ के नोट और सिक्के।
दूसरा करेंसी नोट जारी करता है, तो करेंसी नोट कौन करता है? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है भारत ने विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकारा है, तो किससे स्वीकारा? रुपये को। नेक्स्ट भारत में 500 और 1000 के नोटों का अमान्य घोषित किया गया, तो ये नवंबर 2016 में। नेक्स्ट बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना, तो ये कब हुई? 1970 में। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिमय का माध्यम क्या होता है? तो ये क्या होता है? मुद्रा। दूसरा है एक ऐसा कागज जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, वह होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चेक। तीसरा है बैंक किस तरह के किसानों को ऋण देने से हिचकिचाते हैं? तो छोटे किसानों को। चौथा है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने पर अधिकांश कौन है? तो ये कौन है? महिला है। पांचवा भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीआई। नेक्स्ट है हमारा चौथा चैप्टर जो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसका पहला है सही विकल्प चुन करके लिखिए। और पहला वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में हुए आवागमन देखा गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये आएगा देशों के बीच वस्तुओं और निवेशों और लोगों का। उसके बाद में नेक्स्ट है वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, तो ये किसके? सभी लोगों के। तीसरा सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों का प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया एक कहलाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? उदारीकरण। नेक्स्ट है किसने सभी लोगों के जीवन स्तर सुधारने में सहायता की है? तो ये किसने की है? तो इसका आंसर आ जाएगा वैश्वीकरण ने। पांचवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हमारा विदेशी निवेश। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो एशियन पेंट भी है, रैनबैक्सी भी है, टाटा मोटर्स भी है, ये सारी कैसी हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट है सातवां अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग कितना है? 1%। आठवां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण के कारण लाभ नहीं उठाया? तो ये किसने नहीं उठाया? कृषि क्षेत्र। उसके बाद में नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे, तो कितने थे? 165। तीसरा भारत में लघु उद्योगों में लगभग लोग कार्यरत हैं, तो लगभग कितने? 2 करोड़। चौथा भारत 2014 तक फोर्ड मोटर्स ने भारतीय बाजारों में कारें बेची, तो कितनी बेची? 77,000। नेक्स्ट है विभिन्न देशों के बाजार को आपस में जोड़ना ही कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का आवागमन होता है, तो क्या है? एक देश से दूसरे देश में। सातवां है आयात पर कर का एक उदाहरण है, तो ये क्या है? व्यापार अवरोधक। आठवां प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने की प्रतिक्रिया को प्रेरित किया, तो ये क्या है? वैश्वीकरण। नाइन्थ विभिन्न देशों में उत्पाद करने वाली कंपनियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। उसके बाद में अगला है सत्य लिखिए। तो पहला है हमारा आयात पर प्रतिबंध के रूप में कुछ कर लगाकर जाए जो उसे व्यापार अवरोध कहते हैं, तो ये कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है, तो ये कैसा? असत्य है। तीसरा उदारीकरण नई आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषता है, तो ये सत्य है। चौथा वैश्वीकरण से कुछ लोगों का जीवन की दशा में सुधार आया है, तो यह सत्य है। पांचवा भारत में लघु औद्योगिकों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक नियोजित किए गए हैं, तो ये कैसा? सत्य है। छठवां वैश्वीकरण ने संचार प्रौद्योगिकी को संकुचित किया है, तो ये कैसा? असत्य है, क्योंकि इसका विस्तार किया है, संकुचित नहीं किया। सातवां वैश्वीकरण से भारत में गरीबी को अधिक लाभ नहीं मिला, तो ये सत्य है। आठवां वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, तो ये कैसा? असत्य है। और नवा है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो केवल अपने राष्ट्र के लिए उत्पादन करती है, तो ये कैसा? असत्य है। अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, तो वो कौन सी है? रैनबैक्सी। भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, तो ये कब की गई? 1991 में। नेक्स्ट है मोटर फोर्ड्स ने भारत में संयंत्र लगाए, तो ये कब लगाए? चेन्नई के निकट। नेक्स्ट है मोटर फोर्ड्स भारत में आई, तो ये कब आई? तो ये आई 1995 में। नेक्स्ट है भारत वैश्वीकरण, तो ये कब हुआ? 1991 में। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति लागू की गई,
तो ये कब की गई? जुलाई 1991। नेक्स्ट है उद्योगों तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंध से मुक्त करना, तो ये क्या है? वैश्वीकरण। अगला है विदेशी निवेश एवं विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना, तो ये क्या है? 8th का इसका हो जाएगा उदारीकरण। नेक्स्ट है निजी उद्यमी को उद्योग लगाने हेतु प्रेरित की योजना, तो ये क्या है हमारा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। उसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन। दूसरा है किसी एक ऐसे देश द्वारा किसी दूसरे देश को आर्थिक व राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गुलाम बनाना कहलाता है, तो उसको क्या कहलाते हैं? उपनिवेश। तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विभिन्न परिसंपत्तियों पर किए गए निवेश को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। चौथा और लास्ट है कोई 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो कोको कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया, टाटा, ये क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बोर्ड प्रश्न पत्र 2022। तो आप ध्यान रखना इसमें हम बोर्ड का भी लास्ट ईयर के पेपर जोड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे बहुत सारे पेपर बता रहे हैं कि पिछले 10 साल के पेपर, 15 साल के, 20 साल के पेपर। आपको इन सब पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि 2022 से पहले आपका कोर्स अलग था, तो केवल एक ही आपको लास्ट ईयर का पेपर पढ़ना है, वो है 2022 का। उससे पहले का कंटेंट आप नहीं पढ़ोगे क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है, तो आपको केवल यही देखना है, ठीक है। तो केवल 2022 के ऑब्जेक्टिव हम लोग बता रहे हैं। 2022 में पेपर 80 मार्क्स का होता था, लेकिन इस बार कितने का है? 75 मार्क्स का है, ठीक है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट हमारा सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला फ्रेडरिक सरियू कलाकार थे, तो इसका आंसर क्या है? फ्रांस के। दूसरा प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो ये हो जाएगा 1914 में। नेक्स्ट है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1854 में। चौथा प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई, तो इसका आंसर क्या है? 1973 में। और पांचवा एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, तो इसका आंसर क्या है? सीमेंट। छठवां है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, तो कौन है? काशीराम। उसके बाद में अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, तो कितने की? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। दूसरा है श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई, तो ये 2009 में हो गई। तीसरा है नेपाल की राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चौथा है एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है। पांचवा है सांप्रदायिक के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो सांप्रदायिक के मार्ग में लोकतांत्रिक मुख्य बाधा है। छठवां भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है, तो कौन सा? केरल। सातवां भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इसका आंसर है अधिक। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है वंदे मातरम, तो ये किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम। नेक्स्ट है हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है गुलामगिरी, तो गुलामगिरी किसने दिया? ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद में प्रेस कानून पुनर्समीक्षण, तो ये गवर्नर जनरल बेंकेटे। और नेक्स्ट है भारत में वैश्वीकरण, तो 1951। और अगला है ISI, तो ये क्या है? औद्योगिक विस्तार। उसके बाद में अगला है एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड। दूसरा है सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। तीसरा है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चौथा है भारत की 2 खाद्यान्न फसलें, तो कौन कौन से? गेहूं और चावल। और पांचवा है प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं? तो ये संघ सूची में। छठवां सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्रीयता। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? जारी करता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है, और ये लास्ट वाली ये प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना है। आपको सारे IMP क्वेश्चंस वगैरह भी हम दे देंगे हमारी वेबसाइट पर। तो जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो उसका 500K का टारगेट को आपको ध्यान रखना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी आप सजेशन और सुझाव दे सकते हो तो कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।